रंगरेज साहब एक सेकंड, आप बार बार कह रहे हैं, एक सेकंड, आप बार बार कह रहे हैं कि ये संविधान की वजह से हम अपने हक मांगने निकले हैं। अगर कोई भी आज कोई भी मजलिस होती है तो वो संविधान की वजह से हम अपने हक मांगने निकलते हैं। हक तो औरतों को भी इतना ही है ना संविधान में। अगर कोई वक्फ बिल कह रहा है कि अब औरतों को भी मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, वक्फ बोर्ड में उनको सम्मिलित करना चाहते हैं, ट्रिपल तलाक हटा करके उनको उनके हक देना चाहते हैं, और तो और छोड़िए जो आपकी मजलिस हो रही है ना सर, वहां पर भी मुझे कोई भी एक महिला दिखाई ना दी, ना तो जयपुर में ना कोई दिल्ली में। तो हक की बात तो वहां पे भी आ जाती है ना। और जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको काम करना है, आप संविधान के दायरे में रह करके करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है जब ऐसी गैदरिंग्स में, जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में ऐसे भाषणबाजी होती है जहां पे लोग कहते हैं हम सड़कों पर निकल आएंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ऐसा माहौल बिगाड़ देंगे। तभी सवाल उठता है कि ये सिर्फ वक्फ के पीछे से खड़े होकर के राजनीति की जा रही है, मुसलमान वोट को एकजुट किया जा रहा है, ये सवाल है। देखिए मैडम, जिस तरीके से भाजपा लगातार जो है हमारे पर्सनल इश्यूज में आकर उसमें दखलंदाजी का काम कर रही है, नाकाबिले बर्दाश्त है। हम चाहते हैं कि देश में मुद्दों की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी पर्सनल इशू है या संवैधानिक इशू है? मुसलमान पहले तो ये साफ कर देते हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि ये संवैधानिक मुद्दा है। पर्सनल मुद्दा है या संवैधानिक मुद्दा है? क्योंकि देश में देश का कानून काम करेगा। देखिए मैडम, हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये हमारा संविधान हमें। अब मैडम सुनिए, अरे मैडम आप ही बोलती रहेंगी, फिर हमारा क्या? बोलिए। आप बोलने देंगी मैडम या बीच में आप ऐसी बार-बार बोलती रहेंगी? आप ही बोल लीजिए वरना। बोलिए। मैडम मैं कह रहा हूं, अगर संविधान हमें इजाजत देता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, किसी बिल की मुखालफत कर सकते हैं, इसमें कोई गैर कानूनी है ना ही गैर संवैधानिक है। मगर कुछ लोग हैं जो अगर मुसलमान अपने हक के लिए बात करता है और लड़ता है, हमारे बैरिस्टर साहब ने ये कहा है कि अगर ये अमेंडमेंट जो बिल है अगर ये लागू हो जाता है तो हम रोड से लेकर संसद तक इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे, इसको वापस कराने के लिए जो भी करना पड़े। जैसे हमारे किसान कानून लेकर आए थे, हमारे किसान भाइयों ने जिस तरीके से इस देश में प्रोटेस्ट किया, और यही रास्ता हमारे पास एक संवैधानिक रास्ता है जिससे हम अपनी बात सरकारों को बता सकते हैं और हिला सकते हैं सरकारों को। अगर ये हम कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है, हमारे संविधान की बात, हमारे लोग हैं उसमें महिला नहीं है, जेंट्स हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, आरएसएस में आज तक आपने किस में शाखा में महिला को देखा है? मैं तो ये कहना नहीं चाह रहा था, मगर ये गुरु पासवान जी हैं, लगातार ये इस तरीके की बात करते हैं। इनके पास मुद्दे ही नहीं बचे, इनके पास अपने काम बताने के लिए कुछ भी नहीं है। हर बार मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुगल, इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि जो मोहम्मद अदीब की भाषा है वो अराजकता की भाषा है, वो ग्रामर ऑफ एनार्की है। पर जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ढूंढ रहा हूं, वो कहां है? जो चुनाव में धर्म युद्ध, वोट जिहाद, इस तरीके की बातें हो रही हैं, और चुनाव आयोग कहाँ है? मैं उसको दूरबीन से ढूंढ रहा हूँ। सर आपकी दूरबीन है नहीं वैसे, अभी शायद खो गई है, आप सिर्फ हाथों से देख रहे हैं। पर कोई बात नहीं, जो जरूरी बात उन्होंने उठाई है। एक सेकंड दूरबीन के देखेंगे, एक सेकंड मैं दूरबीन लगा के एक सेकंड चुनाव आयोग कहाँ है? एक सेकंड, अवनिजेश जी, चुनाव आयोग कहाँ है? अवनिजेश जी, चुनाव आयोग कहाँ है? ठीक है, चुनाव आयोग कहाँ है? उनको हर चीज का कॉग्निजेंस लेना चाहिए। जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा 15 मिनट के बारे में, और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो बात कही है असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के, मोहम्मद अदीब पर हर कोई टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है कि ये ग्रामर ऑफ एनार्की है, आप लोगों को भड़का रहे हैं। इसको क्या कहेंगे अवनिजेश जी? एक बार क्या कहा उप मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र के, सुन लेते हैं। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। अब देखिए, महाराष्ट्र में तिरंगा पाकिस्तान पर लहराएगा, ये कौन सा ग्रामर है अवनिजेश जी? फिर तो एएमआईएम कहेगी ना, आपको पाकिस्तान में तिरंगा नजर आता है तो हम भी अपनी बात कहेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। पहले तो मैं एक बता दूं कि बार बार रंगरेज साहब ने कहा कि हमें संविधान ये अधिकार देता है, संविधान के हिसाब से हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार। संविधान यूसीसी की बात करता है, संविधान में लिखा हुआ है
कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि यूसीसी होना चाहिए, लेकिन उस पर आप विरोध करते हो। कोई नहीं कर रहा। नहीं, एक भाई बीच में नहीं कहाँ लाए? अरे भाई आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं। अरे किसी अरे हम बैठे जब हैं होगा, तो अच्छा ठीक है, सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। पहली बात। दूसरी बात, उसी गलत बोलोगे वो सुन लेंगे। अच्छा ये तो सौदा बोलिए आया। बोलिए बोलिए, पद्मजा, रुकिए ना आप अपने मौके पे बोलिए, सौदा लेके आई। अरे भैया आप फडणवीस पे भी बोलिए। अपनी बात में अपने फडणवीस में नहीं बोलेंगे। मतलब कुछ भी बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं भाई, अरे सही बोलो। सुनने की हिम्मत रखो, सही बोलो ना, सुनने की हिम्मत रखो। सही अब बोलिए। संविधान की दुहाई देने वाले, संविधान के हिसाब से ही वक्फ बोर्ड का फैसला पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के माध्यम से जेपीसी में होना है। ये संविधान के तहत ही हो रहा है। जिस संविधान की दुहाई आप दे रहे हैं, उसी संविधान के तहत पार्लियामेंट में कई बार वक्फ के नियम में, कानून में बदलाव हो चुके हैं। पहली बार नहीं हो रहा, उसी संविधान के तहत हो रहे हैं जिस संविधान की आप कह रहे हो। लेकिन उस संविधान को धता बता के कह रहे हो कि हम सड़क पे आ जाएंगे, ये गलत है। गलत दूसरी नहीं बात, है भैया अरे आप अपनी बात में बोलना। पर वो आप कहना तब सही है। ऐसे माहौल में कह रहे हैं ना, जब पूरे देश में बटेंगे तो कटेंगे, तिरंगा लहराएगा पाकिस्तान में, औरंगजेब की मजार पे कुत्ता भी नहीं जाएगा, ये बातें की जाएंगी, तो एक मोहम्मद अदीब भी खड़े होकर के कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तान से रह गए हैं, तुम हमें याद मत दिलाओ। एक सेकंड, उनको जवाब तो देने दीजिए, पूछ रही हूं मैं सवाल। हाँ बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो व्यक्ति कहते हैं कि अगर मेरे गले पे छुरी भी रख दोगे तो ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता, इस बात के लिए वो नहीं देता कि मैं भारत माता की जय बोलूं, लेकिन जय फिलिस्तीन बोलते हैं। ठीक है, मुमताज रिजवी साहब। हाँ। देखिए ऐसा है कि जो बात आप कह रहे हैं वक्फ की या तमाम चीज़ों की, संविधान की, देखिए एक कानून बन रहा है और ये पहली बार नहीं है। हमने जर्नलिज्म किया है, बहुत सारे प्रोटेस्ट कवर किए हैं, बीजेपी के भी, कांग्रेस के भी, आम आदमी सबके। जब पार्लियामेंट मैडम चलती है तो जंतर मंतर भर जाता है प्रोटेस्ट से, हर कोई प्रोटेस्ट करने पहुंचता। क्यों? फिर तो पास हो जाने देने, किसी को जाने नहीं चाहिए। तो आप वहां तो कानून चल रहा है, वहां तो जमहूरियत चल रही, डेमोक्रेसी, तो क्या जरूरत है रामलीला भरने की, क्या जरूरत है जंतर मंतर भरने की। इसका मतलब ये होता है कि वहां जो लोग बैठे होते हैं उन तक अपनी बातों को पहुंचाना। अच्छा, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए। और होता भी है। ये जेपीसी में क्यों चला गया? इससे पहले बीजेपी की हिम्मत तो आपको लगता नहीं कि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बिल्कुल भी भड़काने वाली है? मैडम एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। जेपीसी में गया कि नहीं गया? ये गया। क्यों गया? इससे पहले कितने इन्होंने बिल जेपीसी में भेजे, बताइए? क्या भेजे? नहीं भेजे। लेकिन चूंकि इस बार 240 में रुक गए। अगर ये 400 पार हो जाते तो आपको लग रहा है जेपीसी में जाता? नहीं, अभी भी लोकसभा राज्यसभा में इनके पास नंबर है। टीडीपी और जेडीयू के साथ मिल करके ये अभी भी पास करा सकते थे लोकसभा में। और आंध्रा का जिक्र नहीं करते। ये मुस्लिम रिजर्वेशन महाराष्ट्र में चीख रहे हैं, मुस्लिम रिजर्वेशन, मुस्लिम। आंध्रा में नायडू से कहो, कह दो, हिम्मत है तो। बहुत जरूरी बात उन्होंने कही है, क्योंकि गुरु प्रकाश नहीं कह सकते ये। हाँ, और आंध्रा को खा जाते हैं।